नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार ने एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली आएंगे, मुख्यमंत्री के पद का त्याग भी करेंगे। लेकिन अब भी आपको भीतर की खबर बताते हैं, जेडीयू के भीतर ऐसी शक्तियां हैं जो इस प्रयास में अब भी लगी है कि नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। अब इसके पीछे उनकी क्या समझ है, उनकी क्या रणनीति है, अगले 6 महीने में नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे, सेहत कैसी है सबको पता है। फिर भी यह प्रयास चल रहा है कि 6 महीने रुक जाएं। और देखिए, संकट है नहीं, लेकिन बिहार जो है वह अजूबा बन गया, क्योंकि संविधान में क्या लिखा था और बिहार में हुआ क्या। नीतीश कुमार के साथ परेशानी नहीं होनी है, लेकिन जब हम लोगों ने चर्चा की कि भाई एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री कैसे हैं, जो संवैधानिक बहस छिड़ी, तो देश के जाने माने एक वकील ने कहा कि ऐसी समस्या के बारे में संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था, बिहार में पहली बार। तो नीतीश कुमार जो दबाव समूह है कि आप 6 महीने बने रहेंगे, नीतीश कुमार ने अभी हाँ नहीं भरा। अब भी हम और आप इस बात पर अडिग हैं कि वह अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री का पद त्याग दें। लेकिन दबाव समूह यदि रजामंदी कराने में कुछ ही महीनों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए यदि सफल हुआ, तो फिर क्या होगा यह हम और आप समझते हैं। 117 माइनस जेडीयू एनडीए है। फिर यह भी समझते हैं कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है और बिहार को केंद्रीय सहायता की कितनी जरूरत है, और जिस प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है उस प्लान में कहीं रुकावट आई तो बीजेपी से खींचतान कितनी बढ़ जाएगी। और फिर वह अफसर वर्ग जो कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से अफसरशाही ही बिहार में, वैसे नीतीश कुमार के बारे में यह बात पहले से कही जाती है कि वह चुनाव के बाद जनता से कम अफसरों से ज्यादा करीब होते हैं। तो वह सब, और इसके पीछे क्या हो सकता है, हमें आज दोनों पहलुओं पर सोचना है कि नीतीश कुमार क्या 6 महीने के लिए रुक सकते हैं, यदि रुके तो क्या होगा, और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले लेते हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो नई सरकार की चुनौतियां क्या है और बिहार के लोगों को अपेक्षा क्या करनी चाहिए। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, जिसका आपने हिंट किया, जो हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है कि वो कितने दिन तक रुकना चाहते हैं, कितने दिन तक उनको लेवरेज मिल सकता है इस मामले में। देखिए, स्पीकर जो है प्रेम कुमार, उन्होंने भी कहा कि 6 महीने रह सकते हैं, और उसके पहले हम लोगों ने श्रवण कुमार का एक बयान सुना था, जो मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, नीतीश कुमार के क्षेत्र से आते हैं, उन्हीं की जाति के भी हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री रह सकते हैं नीतीश कुमार जी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का 164 है, आर्टिकल 164, वो तो ये कहता है ना कि आप अगर किसी सदन के सदस्य नहीं है और मंत्री बन गए, तो आपको 6 महीने का समय मिलेगा किसी सदन का सदस्य बनने के लिए। क्योंकि आप नहीं हैं और किसी मतलब आउट ऑफ कंपल्सन आप बन गए, तो अब आपको किसी सदन का सदस्य बनना है, इसके लिए 6 महीने मिलते हैं। अगर आप सदन के सदस्य हैं, मंत्री भी हैं, किसी सदन के सदस्य भी हैं, और आपने सदन की सदस्यता छोड़ दी, तब आपको 6 महीने किस बात के लिए मिलेंगे? बिल्कुल, तब किस बात के लिए मिलेंगे? आप तो थे ऑलरेडी ना। ये नहीं कह सकते ना कि हमको चुना जाना है, दूसरे सदन, हम सदन के लिए चुने जाएंगे, इसके लिए इस्तीफा दिया, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सदन के सदस्य थे। तो ये सवाल खड़ा हुआ है, और अभी ये सवाल बीच में एक ग्रे एरिया में है। ग्रे एरिया में इसलिए है क्योंकि अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन जैसे ही वो राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे, वैसे ही तो एक ये मंशा और भी स्पष्ट हो गई कि आपको बिहार में नहीं रहना है, बिहार के विधानमंडल का सदस्य नहीं बनना है आपको, आप राज्यसभा के सदस्य बन गए, तब फिर आपको 6 महीने का समय किस लिए चाहिए मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज किसी मकसद से लिखी जाती है ना, कोई किसी मकसद से कोई प्रावधान किया जाता है, और किसी व्यक्ति के आपके इल्हाम से, किसी के भी इल्हाम से संसद के प्रोविजन, संसद के प्रावधान नहीं लागू होते हैं।
जी। अगर आप किसी सदन के सदस्य नहीं थे तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन आप एक सदन के सदस्य थे, आपने इस्तीफा दे दिया, अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो आप ग्रे एरिया में है, ग्रे जोन में है। आपको एक एडवांटेज मिलेगा, आपको एक लिवरेज मिलेगा कि आप किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो क्या पता आप विधानमंडल के ही सदस्य बन जाए। लेकिन बिल्कुल। अभी तो जब आप राज्यसभा में चले जाएंगे तब तो वो संभावना भी खत्म हो जाएगी, फिर आपको किस लिए 6 महीने रखा जाएगा, ये सवाल है। और जी। तब मामला पूरी तरह से राज्यपाल के डिस्क्रिशन पर आ जाएगा। ये राज्यपाल का विशेषाधिकार हो जाएगा कि वो आपको आपकी जगह किसी और को शपथ दिला दे, या क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी आप बिना बिना किसी बात के 6 महीने तक थोड़े रख सकते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री। जी। या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में फिर आर्टिकल 164 की एक नई व्याख्या हो, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करे बिल्कुल। कि ये किन स्थितियों में लागू होगा, किन स्थितियों में नहीं लागू होगा। अब अभी आपका सद्भाव है नीतीश कुमार का, जेडीयू का, भारतीय जनता पार्टी का सद्भाव है, तो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सब जी। आदमी ये मान रहा है कि ये कि गवर्नर भी इस पर आंख मूंदे हुए हैं कि चलिए 10 दिन की तो बात है, तो आपको ये एक एडवांटेज मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही ये मंशा होती आती है, ये मंशा जाहिर होती है कि अब आप उस 6 महीने के प्रोविजन के आधार पर आगे 6 महीना इधर राज्यसभा की शपथ ले लें और उधर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तब तो टकराव बढ़ जाएगा। फिर तो बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल। ये क्या प्रोपराइटी का मामला होता है ना, आचरण का मामला होता है। ये नीतीश जी। कुमार जैसा व्यक्ति, अगर आज नीतीश कुमार को कोई दूसरा नहीं डिक्टेट कर रहा होता ज्ञानेश्वर जी, तो अब तक वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके होते। नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं, और नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, कितनी बार शपथ ली है, ये सबको ध्यान है, लेकिन जी। कितनी बार उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे ना, उन्होंने 7 दिन का मुख्यमंत्री रहने के बाद इस्तीफा दिया, उन्होंने बीजेपी को 2 बार छोड़ने के लिए इस्तीफा दिया, आरजेडी को 2 बार छोड़ने के लिए इस्तीफा दिया, उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाने के लिए इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा देना तो नीतीश कुमार का, और संसद रहते, केंद्र में मंत्री रहते, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। जी। तो उनके लिए अगर वो अपने बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में होते और अपने से डिसीजन अपना ले रहे होते, तो जितनी गंभीरता से, जितनी ईमानदारी से वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को और राजनीति को वो हमेशा कहते थे, और उनके आसपास के लोगों से भी आप पूछ लीजिएगा, वो हमेशा बिल्कुल। कहते थे कि राजनीति लोकलाज से चलती है। जी। राजनीति जो है, और आपने कितनी बार बताया ना कि भाई लालू यादव के वो राबड़ी देवी का बंगला नहीं खाली हुआ क्योंकि पहले उनसे पूछे बगैर ऑर्डर हो गया था। तो जी। राजनीति, नीतीश कुमार को पता चला तो वो बंगला खाली कराना रोक दिया गया। तो वो लोक लाज से राजनीति चलती है, और वो लोक लाज को मानने वाले, नियम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। अगर वो खुद से डिसीजन ले रहे होते तो उच्च सदन का सदस्य बनने, भारतीय संसद में उच्च सदन का सदस्य बनने के पहले वो इस्तीफा दे देते। लेकिन चूंकि दूसरे लोग गाइड कर रहे हैं, तो उनका इस्तीफा टल रहा है, या एक इंच आगे बढ़ रहे हैं लोग। अगर वो लोग फिर एक ज्यादा पुश करेंगे, इस लिमिट को पुश करेंगे, ज्यादा प्रेशर दबाव बनाएंगे, तो फिर अभी जो सद्भाव की दीवार है वो गिर जाएगी, और फिर जोर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी करेगी तो कितनी देर पार्टी टिक पाएगी, जो लोग आज, जिनके लोग जो एक दबाव समूह बनाए हुए हैं वो लोग। बिल्कुल। तो ये इस बात को पुश नहीं करना चाहिए। आप टेस्ट मत करिए बीजेपी के पेशेंस को, टेस्ट कर रहे हैं लोग बीजेपी के पेशेंस को। अब आप इसमें एक बात जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा की सदस्यता के पहले या बाद में इस्तीफा देंगे, अब ये तय हो गया है कि बाद में इस्तीफा देंगे। लोकसभा की शपथ पहले, राज्यसभा की शपथ पहले लेंगे वो 10 या 11 तारीख को, आज ही तय हो जाएगा। हम लोग अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके बाद किसी समय खबर आ सकती है, कि चेयरमैन से, जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति महोदय से समय मांगा गया है कि कब शपथ कराएंगे। तो वो शपथ 10 को भी हो सकती है, 11 को भी हो सकती है। जब शपथ होगी उसके बाद लौट के जाएंगे नीतीश कुमार पटना, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के भीतर ये मामला खत्म होगा। इस्तीफा देंगे 10 या 11 तारीख के बाद वो, तो उसके बाद ये मामला लंबा नहीं खींचेगा। इस्तीफा उनका तुरंत स्वीकार हो जाएगा, और स्वीकार होते ही नई व्यवस्था, नए मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी। ये अभी तक का टाइमलाइन है। अगर इस टाइमलाइन को पुश करने की कोशिश करते हैं जनता दल यू के लोग, बीजेपी को टेस्ट करने, उसके पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं लोग, तो फिर ये सद्भाव जो अभी बना हुआ ना, ये सद्भाव टूट जाएगा। फिर बीजेपी, अगर अभी कोई मामला नहीं, अभी तो दोनों में सहमति, और हम नहीं कह रहे हैं कि कोई टूट फूट होने वाली है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये गणित तो हम लोग कितनी बार जोड़ चुके, अभी भी आपने बता ही दिया ना कि माइनस बीजेपी 117 है, माइनस जेडीयू 117 है, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो हर ग्राउंड पर बीजेपी आज जाए, अगर जा करके अपने सबसे बड़ी पार्टी के नाते भी क्लेम करे सरकार बनाने के, तो गवर्नर बुलाएंगे उसको बनाने के लिए। सबसे बड़े होता है, नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद 116 हो गया। नवीन के इस्तीफे के बाद 116 हो गया। एक सीट वैकेंट भी हो गई, तो एक सीट वैकेंट भी हो गई, 242 का आ गया 243 की जगह।
तो अगर आज सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी जाकर के दावा करे सरकार बनाने का, तो उसकी सरकार बन जाएगी, उसको गवर्नर बुला लेंगे सरकार बनाने के लिए। सबसे बड़े पीपल अलायंस के तौर पर जाए तब भी जाकर के कहे तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो बीजेपी को आप नहीं रोक सकते हैं ना, तो जिस चीज को आप रोक नहीं सकते हैं उसमें बाधा डाल के सद्भाव क्यों खराब करना है? ये सिंपल राजनीति का इनका सिद्धांत है, ये जीवन का भी सिद्धांत है, व्यवहारिकता का सिद्धांत है कि जिस चीज को आप नहीं रोक सकते, अपने हिसाब से नहीं डिक्टेट कर सकते। आप नीतीश कुमार नहीं है अपने उस मानसिक अवस्था में कि वो डिक्टेट कर सकें बिहार की राजनीति का टर्न। 85 एमएलए जरूर है उनके पास, लेकिन हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं, नतीजे के दिन से ज्ञानेश्वर जी, 14 नवंबर 2025 से कि 43 सीट पर जितने मजबूत थे उतने ही कमजोर है 85 सीट पर नीतीश कुमार। तो आप टर्म डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो जो हो रहा है उसमें शामिल होइए, अधिकतम उसका लाभ लीजिए और अपने को आगे की चीजों के लिए तैयार करिए। आगे बड़ी लड़ाई आने वाली है, जेडीयू को उसके लिए तैयार करना। जी अजीत, समझना तो यही है ना कि ये जो दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है जेडीयू के भीतर का, आखिर क्या लाभ है, क्या स्वार्थ है, क्या मंशा है कि वह चाहता है कि 6 महीने बने रहे और 6 महीने के बाद इस्तीफा दे। 6 महीने में क्या हासिल कर लेंगे? क्या 6 महीनों के भीतर निशांत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे और निशांत उनके अधीन मंत्री बनेंगे? क्या यह संभव है? निशांत क्या 6 महीने में इतने बड़े हो जाएंगे कि वह 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी? दबाव समूह का स्वार्थ क्या है और उनकी राजनीतिक सोच क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहले यही समझिए कि 6 महीने के लिए जैसे बात होगी कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं करेंगे, वैसे ही चीजें मोशन में आ जाएंगी, उनको हटाने की बिल्कुल। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये टेक्निकल ग्राउंड है जिस पर उनको हटा दिया जाएगा, वो हट जाएंगे, फिर टकराव बहुत ज्यादा हो जाएगा और सब जो जिसको एक चालू चलता हुआ भाषा में रायता फैलना कहते हैं वो फैल जाएगा, जो जेडीयू के में अब कोई नहीं है जो समेट सके उसको। बीजेपी अपना समेट लेगी, ये बात सब लोग जान रहे हैं। तो एक तो वो नहीं होगा, ये पुश नहीं कर सकते हैं लोग। जो लोग कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं है कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, उनको खुद ही आइडिया नहीं है। कई बार ऐसा होता है, एक दो लोग ऐसे भी हमको मिले जो जिनका कहना है टाइम बाई करना है, कि समय अगर मिल गया तो समय में क्या चीजें हो जाएंगी कौन जानता है, बीजेपी के अंदर ही क्या हो जाए, मुख्यमंत्री के कितने दावेदार और नए खड़े हो जाएं और क्या स्थितियां हो जाएं, चुनाव के नतीजे कैसे आ जाएं, बंगाल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में बीजेपी कहीं बहुत बुरा कर दे इन राज्यों में, तो उसके बाद उसके उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये ऐसी बातें कहने वाले बहुत लोग हैं। एक तो जो जो आप कह रहे हैं क्या कारण क्या और क्या उनकी सोच है, उसमें एक सोच तो ये है कि टाइम बाई करना, थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि कई बार वक्त जो है वो कई चीजों का जवाब देता है, कई चीजों को ठीक कर देता है समय। तो 5 राज्यों के नतीजे आने हैं, 2 राज्यों में एनडीए की सरकार है अभी, और पुडुचेरी में और असम में। इसके अलावा बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि अन्ना डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार बना ले, बंगाल में सरकार बना ले। अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं, बंगाल, तमिलनाडु, केरल में आप जहां हैं वहीं रह जाते हैं, पुडुचेरी आपके हाथ से चला जाता है, असम में आपके लिए मुश्किल हो जाती है, तब फिर बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, फिर बीजेपी को आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ये एक सोच तो निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में है। इसलिए बीजेपी भी चाहेगी कि ये सब उसके पहले हो जाए, उसको बंगाल में भी मैसेज देना है अपना मुख्यमंत्री बनाने का। तो एक तो ये है। दूसरा क्या जो आपने कहा वो भी मंशा है कि निशांत कुमार को इतना ग्राउंड गेन कर ले 6 महीने में कि उनको मुख्यमंत्री पद के फॉर्मिडेबल मतलब कंटेंडर, दावेदार के तौर पर पेश किया जा सके कि भाई नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे को बना दीजिए। ये भी एक मंशा है, और ये मंशा उन तमाम लोगों की है जो नीतीश कुमार के आसपास रह के उनके प्रॉक्सी के तौर पर सरकार चला रहे हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के तो अब नीतीश कुमार तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और 2-3 साल से नहीं ले रहे हैं, उन सारे डिसीजन वो लोग ले रहे हैं। एक तरह से डिफेक्टो सीएम वो लोग हैं, वो ग्रुप है डिफेक्टो सीएम के तौर पर वो लोग काम करते हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की अभी की हालत में हम मैनिपुलेट कर ले रहे हैं, सरकार चला ले रहे हैं, वैसे ही निशांत के साथ भी हम चला लेंगे। उनको भी आगे करके उनका चेहरा क्या उनका मुखौटा दिखा करके हम सरकार चला लेंगे। तो उनको अपनी सत्ता और स्वार्थ और सत्ता लोलुपता, ये 2 चीजें हैं जो ऑब्वियस, जो चीजें सामने हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं। उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं लोग अपने स्वार्थ में, अपनी सत्ता लोलुपता में। उनको लग रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो अभी का पूरा जो इकोसिस्टम बना है ये डिफंक्ट हो जाएगा, ये बिखर जाएगा। आपको किसी भी उप मुख्यमंत्री के आसपास वो सीएम वाला न औरा होता है, न उसका इकोसिस्टम बन सकता है। और वो भी मान लीजिए कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं तो वो अपना औरा बना लेंगे, उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को हैंडल किया। निशांत नहीं बना सकते हैं अभी।
तो जो जिनके हाथ में अभी सत्ता है, उनको सत्ता जाने का भय है, सत्ता लुट जाने का भय है, या लालच है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से निशांत को सत्ता का ट्रांसफर हो जाए और यथा स्थिति बनी रहे। वो जैसे चला रहे हैं एक अन्य मार्ग से, वैसे एक अन्य मार्ग से चीजों को चलाते रहे। जी। तीसरा क्या है कि एक और ये चर्चा है, और आपसे भी बातचीत होने पर वो फीडबैक ज्यादा तो आप ही ने दिया, लेकिन एक चर्चा ये है इस बात की कि हम्म। जो जातीय समूह है नीतीश कुमार का, वो बिल्कुल। सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहा है। जी। वो सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहा है, और उनका कहीं ना कहीं उसका जो उसमें जो पीयर ग्रुप है, जो कुछ हम्म। रिश्तेदार हैं और कुछ यंग एज के लोग हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, नालंदा के हैं, कुर्मी जाति के लोग हैं, और वो कुर्मी जो नीतीश कुमार है, वो चाह रहे हैं कि सत्ता इन्हीं के हाथ में रहे, किसी तरह से जी। सत्ता इनके हाथ में रहे। 6 महीने नीतीश कुमार रखे रहे, इस बीच निशांत की ट्रेनिंग होती रही और निशांत को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो हम्म। वो नहीं, वो ग्रुप जो है, पीयर ग्रुप का एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर फील कर रहे हैं निशांत भी। जी। निशांत भी इस दबाव में है कि किसी तरह से वो अपने पिताजी को तैयार करे इस बात के लिए कि वो कुछ दिन और मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो ये वो भी कर रहे होंगे, इस बात का दबाव भी बनाएंगे, उनके आसपास का पीयर ग्रुप उनके ऊपर दबाव बनाएगा। और ये जो कास्ट ग्रुप है, सब ग्रुप जो उनके कास्ट का, वो नहीं चाह रहा है कि अभी सत्ता जाए, क्योंकि उनको पता है कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, सत्ता निकल गई, 14% यादव है, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव के हाथ से सत्ता निकल गई तो नहीं आई, कब आएगी अब बिल्कुल। कोई नहीं जानता है। ऐसे ही हम्म। इनको पता है कि अगर सत्ता निकल गई कुर्मी के हाथ से, तो फिर कब आएगी कोई नहीं जानता है, हम्म। आएगी भी नहीं आएगी कोई नहीं जानता है। तो निकलने ने नहीं दिया जाए, उसको बचाने की एक आखिरी लड़ाई है, एक आखिरी कोशिश हो कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे। जब अब वो तो इस्तीफा देखिए नहीं, अजीत जी निशांत के इर्द गिर्द जुड़ने वाले जो लोग हैं, वह भी अब भविष्य में क्या बनेंगे और क्या बनना है उन्हें, इसकी भविष्यवाणी करने लगे हैं। देखिए, नई जमात खड़ी हुई है, लेकिन एंट्री व्यवस्था दिखे निशांत के यहाँ, ऊपर और नीचे की। जो चेतन आनंद दिखाई पड़ रहे हैं, अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज दिखाई पड़ रहे हैं, राजीव रंजन के बेटे रुहेल दिखाई पड़ रहे हैं, ये नीचे बैठते हैं। इनकी एंट्री ऊपर नहीं, ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। ऊपर देखिए अनुराग साथ में है, और मनीष साथ में है, दोनों परिवार से हैं। और देखिए इसके अलावा हरिद्वार जी साथ हो गए हैं। इसके अलावा अनिल साथ हो गए हैं। बबलू के जिम्मे अखबार पढ़कर बताना है। तो यह भी देखने वाले लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं कि आप चेतन आनंद की बात छोड़ दीजिए, रुहेल की बात छोड़ दीजिए, ऋतुराज की बात छोड़ दीजिए, जो इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं वे सभी नालंदा के हैं और सभी अवधिया कुर्मी हैं। तो नीतीश कुमार ने अपना कैनवास जो है ना, सर्व समूह को साथ लेकर जोड़ा। तो निशांत को यही अपने को तैयार कर लेना चाहिए कि उनके आसपास दिखने वाले लोग सभी जाति समूह के हो। ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे में उनकी पहचान सिर्फ नालंदा और सिर्फ अवधिया कुर्मी, क्योंकि अवधिया कुर्मी की संख्या कितनी है यह भी हम जानते। नीतीश कुमार ने सबको जोड़ा, लालू से लड़ने वाली ताकतों, लालू से परेशान ताकतों को जोड़ा, इसलिए वह सफल हो गए। इसलिए निशान के सामने यह भी चुनौती है। देखिए ये बड़ी चुनौती है, और ये एक कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाती है। जब हम्म। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जब आपके पास पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता है, आपके पास पर्याप्त राजनीतिक समझ नहीं होती है, उसकी ये निशानी है। फिर आप हम्म। ऐसे लोगों के साथ घिरे रहना चाहते हैं जिनके साथ आपका कंफर्ट लेवल बना हो, आप हम्म। कंफर्ट अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हम्म। ये आपको आगे ले जाने की चीज नहीं है। आजकल तो जीवन की छोटी छोटी चीजों में, ज्ञानेश्वर जी, अमेरिका और यूरोप में, अपने देश में भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिंग की बात हो रही है। फ्रिक्शन हम्म। मैक्सिंग का मतलब है कि आप अपनी असुविधाएं बढ़ाइए, हम्म। सुविधा बढ़ाइए, थोड़ी असुविधा बढ़ाइए। आप अगर हम्म। ब्लिंकिट से ऑर्डर करके कोई सामान मंगाते हैं तो मत मंगाइए, आप उतर के, सीढ़ी उतर के पैदल खुद से जाकर के लीजिए। अगर हम्म। आप कहीं ओला उबर करके जाते हैं तो वो छोड़िए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। तो फ्रिक्शन हम्म। मैक्सिंग का है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, थोड़ा फ्रिक्शन बढ़ाइए। इससे आपका हम्म। मेंटल एबिलिटी आपकी बढ़ती है, आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी बढ़ती है, उससे आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपको दूसरी चीजों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो अभी जहां फ्रिक्शन मैक्सिंग की बात हो रही है छोटी छोटी चीजों में, और ये इतनी बड़ी चीज है राजनीति बिहार की संभालना, उसमें हम्म। आप फ्रिक्शन बढ़ाने की बजाय आप अगर कंफर्ट बढ़ा रहे हैं, तो इसका हम्म। मतलब कि आप शुरू में ही हार जाएंगे, आपकी लड़ाई शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जाएगी अगर आप बिल्कुल। फ्रिक्शन मैक्सिंग करते हैं। तो आप लालू यादव को देखिए, लालू यादव अपने शुरुआती दिनों में कितने यादव उनके आसपास थे, हम्म। गिनती के यादव थे, और तमाम राजपूत लोग थे, भूमिहार लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, सब थे उनके आसपास। शिवानंद तिवारी थे, जगदानंद सिंह थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह थे, ये उनका हम्म। कोर ग्रुप था। बैजनाथ पांडे थे, गिरिजा देवी थी, ये उनका कोर ग्रुप था।
कभी जी। उनको किसी से कोई कंफर्ट, आलोक मेहता तभी से इतने वर्षों से उनके पास है, हर जाति के लोग थे, हम्म, कभी वो अनकंफर्टेबल नहीं थी। ये अपना कंफर्ट नहीं खोजते थे कि अपने परिवार के लोगों के साथ रहें, अपनी जाति के लोगों के साथ रहें, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहें। यही हम्म, नीतीश कुमार के साथ रहा। नीतीश कुमार के शुरुआती दिनों के लोगों की एक झलक उसी दिन आप बता रहे थे ना, शिवानंद तिवारी ने जो पोस्ट लिखी है, कौन बिल्कुल, लोग उनके साथ थे। बिल्कुल। वो एकदम जी। शुरुआती दिन थे, और लालू यादव से झगड़े की शुरुआत का उन्होंने जिक्र किया। जिस दिन से झगड़े की शुरुआत हुई, उस दिन उनके हम्म, साथ कौन थे? उस दिन उनके साथ शिवानंद तिवारी थे, ललन सिंह बिल्कुल। थे, बाद में सरयू राय को बुलाया गया। तो ये लोग हम्म, थे उनके पास, मतलब जी। तीनों, तीन सवर्ण, तीन अलग अलग जातियों के हो गए। तो ये हम्म, कंफर्ट लेवल खोजेंगे। निशांत अगर कंफर्ट खोज रहे हैं कि उनकी जाति के लोग, उनके परिवार के लोग, उनकी रिश्तेदारी के लोग, उनके क्षेत्र के लोग उनके आसपास रहें, वो उनको गाइड करें, तो फिर ये हम्म, लड़ाई शुरू होने के पहले ही हार जाएंगे वो। ये सबसे पहले तो इस बात को छोड़िए, ये बंद कमरे में कभी आप उनके साथ मिलिए, आप हो सकता है कि आप उनको अपना सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट रखिए उन लोगों को, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं करिए कि वही आपकी टीम है। वो आपका पीयर हम्म, ग्रुप नहीं होना चाहिए। आपका पीयर ग्रुप राजनीतिक, जो बिहार की राजनीतिक जो सामाजिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उसमें से आप चुनिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ मिलिए जुलिए, उनसे राजनीति समझिए। इससे जनता में हम्म, भी एक मैसेज जाएगा। आपने नाम लिया चेतन आनंद का, ऋतुराज का, ये कोर वोट होता है भारतीय जनता पार्टी का। फॉरवर्ड वोट जो बिल्कुल। है वो भारतीय जनता, अगर इस तरह के लोग निशांत के साथ घूमते हैं, इनके साथ उनका उठना बैठना होता है, इनके साथ वो राजनीति करते हैं, तो बीजेपी को भी एक मैसेज होगा कि अपने कोर कास्ट कॉम्बिनेशन के बाहर निशांत की एक पहचान और पकड़ ऐसे लोगों के बीच में भी है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है। जी। तो इसकी इस दिशा में उनको सोचना चाहिए। एक बड़ी राजनीतिक, मतलब वैलिड पॉइंट आपने उठाया है ये। हम्म, उनको कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए है। अभी तक तो कंफर्ट जोन में ही रह के उस हालत में पहुंचे हैं ना। नहीं तो अगर वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहे रहते और वो राजनीति कर रहे होते पहले से, जैसे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक काम ही कर रहे होते, तो आज ये कहने की हम्म, जरूरत नहीं पड़ती, ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी पड़ती उनको। 50 बिल्कुल। 51 साल की उम्र में क्या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती हो? तो लोग कहते हैं, कहावत है ना कि मछली के बच्चे को तैरना थोड़ा सिखाया जाता है कि वो कैसे तैरेगा। तो हम्म, नीतीश कुमार के बेटे को ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ती? क्या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी? तेजस्वी यादव 25 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए और 11 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो ये जी। नहीं जरूरत पड़ती। ये कंफर्ट जोन में रहे अपने, हमेशा अपना कंफर्ट कभी नहीं तोड़ा, कभी जो टफ सिचुएशन में नहीं गए, इसलिए निशांत के साथ ये समस्या है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और ये वही हम्म, पीयर ग्रुप है जिसका हम कह रहे थे पहले, ज्ञानेश्वर जी, की इसका प्रेशर होगा कि आप नीतीश कुमार से कहिए कि वो मुख्यमंत्री पद ना छोड़े। जेडीयू हम्म, के तरफ से एक प्रेशर दिया जाए बीजेपी के ऊपर कि अभी जब तक 6 महीने का एक अवधि है, उस अवधि में उनको रहने दिया जाए, और इस बीच देखा जाए कि क्या हो सकता है। ये एक उनकी सोच होगी। लेकिन जैसा हमने बिल्कुल। पहले कहा कि जैसे 6 महीने के लिए पुश करेंगे, वैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा। जो चीजें हम लोग कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का बहाना हो जाएगा, और तत्काल हटाने की बात आने लगेगी। ये नहीं होना चाहिए नीतीश और कुमार अजीत के साथ। जी, याद कीजिए ना, हम लोग ने महीने 1.5 महीने पहले जब बिहार के आर्थिक संकट की बात हुई, और तब नीतीश कुमार के राज्यसभा तुरंत जाने की बात नहीं हो रही थी, इस्तीफे की बात नहीं हो रही थी। हम्म, लेकिन आपने यह बात कही थी कि देखिए, बिहार को केंद्रीय सहायता थोड़ा रोक कर रखा गया है, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तब पैसे आएंगे। तो ऐसे में यदि नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से भी मना किया, 6 महीने बने रहने की जिद पर लगे रह गए, तो बिहार की जो वित्तीय स्थिति है, ऐसे ही लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहे हैं, तो केंद्रीय सहायता पर और संकट हो जाएगा, और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, फिर तो लेम डक वाली जो सिचुएशन है, अभी तो बन ही रह जाएगी ना। जी। सरकार, हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि 6 महीने से बंद है, ठप है सरकार 6 महीने से। अक्टूबर में हम्म, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, तब से ठप है सरकार बिहार में पहले आचार संहिता लगी रही नवंबर तक, तो हम्म, 20 नवंबर तक आचार संहिता जब हटी, तो नीतीश कुमार की जो हालत है उसमें वो कोई काम करने की स्थिति में नहीं थे। और सरकार अपने बजट का बहुत ज्यादा हिस्सा, मतलब अतिरिक्त हिस्सा, जो जो डेफिसिट जिसको बोलते हैं, वो खर्च कर चुकी थी, बड़ी रकम खर्च कर चुकी थी, जो बजट में जिसका हम्म, प्रोविजन नहीं था। तो एक तो हम्म, पैसे भी नहीं थे सरकार के पास, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं थी, और उसका आचार संहिता उसके पहले लगी हुई थी। तो 6 महीने से हम्म, बिहार में कामकाज नहीं हो रहा है, सारी चीजें हम्म, ठप हैं। 14 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं हो रहा है, कोई नया हम्म, काम नहीं हो रहा है, सारे काम कागज पर पड़े हुए हैं। और अगर नीतीश कुमार को फिर जितने दिन तक आप रखेंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि जितने दिन आप रखेंगे उतने दिन तक काम ठप रहेगा, कोई डिसीजन नहीं होगा। सबको पता है कि नीतीश कुमार को जाना है, ये चला चली की बेला है। इस चला हम्म, चली की बेला में कौन तो उनकी बात सुन रहा है, कौन मंत्री उनके साथ बैठ करके स्कीम्स डिस्कस कर रहा है और उस स्कीम्स पर अमल डिस्कस कर रहा है, कौन तो अधिकारी डिसीजन कर रहा है, कौन अधिकारी उनसे आकर के ले जा रहा है। कब से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, कितने दिन से कैबिनेट की बैठक में क्या चीजें हो रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल।
अब यही तो होता है ना, हफ्ते में हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, एजेंडा हम्म, आता है, 50-60 चीजें होती हैं, रोज मंजूरी हर कैबिनेट की बैठक में होती है, उन पर अमल होता है, तो क्या हो रहा है? तो हम्म, ऐसे ही एक लिम्बो में लटका करके बिहार को रखे रहेंगे कि कोई डिसीजन नहीं होगा, बिहार ऐसे ही लटका रहेगा, बिना माई बाप का स्टेट रहेगा। भाई मुख्यमंत्री के नहीं बारे हमने में जब कहा ये धारणा बन कि गई भाई तो क्या तो बिना चर्चा माई बाप बिहार का हो में है। गया स्टेट। हमने कहा जी जी, ये चर्चा बिहार में है और यह भी एक आधार बना कि मुख्यमंत्री के यहाँ से कई संचिकाएं लौटी। देखिए जो हम्म, चर्चा है, हाँ, यह तो मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग ही कंफर्म करेंगे और सरकार के लोग कंफर्म करेंगे। लेकिन मुझे एक बड़े सूत्र ने कहा कि आप किसी आईएएस से बात कर लीजिए कि मुख्यमंत्री के यहाँ से लौटने वाली बहुत सारी संचिकाओं पर नीतीश कुमार के दस्तखत नहीं होते थे, लिखा होता था माननीय का अनुमोदन प्राप्त है और हस्ताक्षर दूसरे का होता था। तो यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है ना। नहीं ये मतलब कई जगह ऐसा होता है, हम लोग पहले भी एक बार जी, आप बात कर रहे थे तो ये बिल्कुल। देखा था कि हम लोग बात कर चुके थे, कई बार ऐसा होता है, लेकिन लेकिन तब ये बिहार होता में है नहीं कि हुआ। बिहार में नहीं होता था, बिहार में ये पहली बार हो रहा है, बिहार में सब फाइल स्वयं नीतीश कुमार देखते थे, नीतीश कुमार उस पर साइन करते थे। जी, अभी भी अगर उनके बिहाफ में कोई और साइन कर रहा है, तो ये हम लोग सब जानते हैं, आप जान रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर ढंग से जान रहे हैं कि नीतीश कुमार देख करके उस पर कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। हुँ, नीतीश कुमार उसको देखने, फाइल पढ़ने, फाइल को समझने और उस पर निर्देश देने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो ये जो दस्तखत कर रहा है, जो लोग फाइल कर रहे हैं, ये एकदम विशुद्ध रूप से उनका डिसीजन हो जा रहा है। ये जो हुँ, चुना गया मुख्यमंत्री है, जिसको मैंडेट मिला, उसका डिसीजन नहीं है। ये हम लोगों ने हुँ, कई राज्यों में पहले देखा है, जैसे हरियाणा में तो होता ही था, उनका ओएसडी या उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था, वो साइन करता था, वो लिख दिया जाता हुँ, था कि सीन एंड अप्रूव, और उसके बाद जी, नीचे साइन है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बाद के बहुत दिनों तक वो खुद साइन नहीं करते थे, ब्रजेश मिश्रा साइन करते थे, हुँ, लेकिन वो साइन करने की दिक्कत थी। मानसिक उसमें दिक्कत नहीं थी कि वो फाइल सुन भी नहीं रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं और डिसीजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ हुँ, नीतीश कुमार के बारे में ये धारणा है कि वो न, न समझ रहे हैं न डिसीजन कर रहे हैं। तो ये स्थिति बिहार के लिए बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि फिर कोई काम नहीं होगा, और जो होगा वो अधिकारियों के विम्स एंड फैंसीज से होगा, अधिकारियों के अपने हित बिल्कुल। के इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, जो अधिकारी उनके यहाँ बैठे हुए हैं। तो हुँ, यही हम कह रहे हैं ना कि ये प्रॉक्सी सरकार थोड़ी चलेगी। हुँ, प्रॉक्सी सरकार कैसे चल सकती है? चुने गए हैं नीतीश कुमार, चुने गए हैं सम्राट चौधरी, मतलब मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी चुनी गई है, और डिसीजन कोई और लेगा। हुँ, ये तो नहीं हो सकता ना, किसी और के हाथ में आप डिसीजन नहीं सोच छोड़ सकते। और अगर नीतीश कुमार डिसीजन करने में सक्षम है, फिर तो हटने की बात ही नहीं होती ना। ये बिल्कुल, हम लोग कल भी बिल्कुल। चर्चा कर रहे थे, एकदम बीजेपी के लोगों ने कहा, जेडीयू के लोगों ने कहा, हम लोग का प्रोग्राम देखने के बाद कहा कि आप लोग एकदम ठीक कह रहे हैं, अगर वो ठीक रहते, मानसिक अवस्था उनकी ठीक रहती, वो डिसीजन ले रहे होते, तो बीजेपी कतई नहीं बदलती। हम लोग कल ही इस जी, बात की चर्चा कर रहे थे कि भाई बीजेपी को तो एक बड़ा ओबीसी लीडर मिला हुआ है, हुँ, जो जिसको देश जानता है, और वो रहते मुख्यमंत्री, बीजेपी को फायदा ही हो रहा था। लेकिन बिल्कुल। हटाया जा रहा है, तो इसका कारण ये है कि वो सक्षम नहीं है, उस तरह से सक्षम नहीं है कि अपनी उस ड्यूटी को, अपने कर्तव्य का मतलब निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक और पूरी सक्षमता से उसका निर्वहन हुँ, कर सके। हुँ, ईमानदारी का मतलब सिर्फ पैसे रुपए की ईमानदारी नहीं होती है। ईमानदारी का मतलब कि आप पूरा समय दे करके उसको पढ़ के, फाइल को, उसकी अच्छाई बुराई समझ के डिसीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हुँ। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह की बेईमानी है बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ, तो कि चलिए उनके मान लेते हैं सब कुछ है। अब देखिए जेडीयू के नज़रिए से सोचिए कि जेडीयू में यह विश्वास पनपे कि नीतीश कुमार की विदाई सम्मानपूर्वक हो, होना भी चाहिए। मतलब बिल्कुल ग्रेसफुल तरीके से जो उन्होंने काम किया है वो अद्भुत है, उल्लेखनीय है और वह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद दूसरे सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो जेडीयू को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बीजेपी से क्या हासिल करना चाहिए कि लगे कि नहीं जेडीयू का साथ बरकरार है बिहार में और नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो अच्छे से गए हैं, सम्मान सहित गए हैं। देखिए, अभी कुछ अगर जो फॉर्मूला की जिस फॉर्मूले की बात शुरू से हो रही है, अगर वो फॉर्मूला जी, आ जाए तो बहुत सम्मानजनक है जेडीयू के लिए। हुँ, नीतीश कुमार का एग्जिट हो जाए, वो राज्यसभा चले जाए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार हुँ, बने, उस सरकार में जिस तरह से अभी बीजेपी का के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उस तरह से जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री का पद मिले। अगर एक लेते हैं, निशांत बनते हैं और उनकी अथॉरिटी बनाने के लिए एक ही डिप्टी सीएम रखा जाता है, तो वो डिप्टी सीएम रहे, इंपॉर्टेंट हुँ, डिपार्टमेंट्स मिले उनको, और उनके पास सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है ज्ञानेश्वर जी, की 4.5 साल का समय है जी, पार्टी को मजबूत करने के लिए। अभी हुँ, बीजेपी, देखिए बीजेपी ऐसे तो नहीं रहने देगी, यथास्थिति तो नहीं रहने बिल्कुल, देगी। बाद हुँ, में बीजेपी की कोशिश होगी कि वो अपनी ताकत बढ़ाए, और अपनी हुँ, ताकत बढ़ा करके वो अकेले दम पर बहुमत हासिल करने की कोशिश करे, या जो उसका बड़े भाई वाली भूमिका है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो और ज्यादा मजबूत हो, ये कोशिश तो वो करेगी।
तो उसके लिए उस स्थिति के लिए अपने को तैयार करना है जेडीयू को। अभी उसकी जी। सबसे बड़ी चुनौती यही होनी चाहिए और इसमें सरकार होने का लाभ मिल सकता है उनको कि आप हम्म। सरकार में रहें, आपके पास अच्छी मिनिस्ट्रीज रहें, उस मिनिस्ट्रीज में आप जिस तरह से अपनी अपनी संख्या के दम पर बीजेपी का और उसके नेताओं का हस्तक्षेप रोकें, आप ईमानदारी से काम करके अपनी पार्टी को, अपने काडर को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें और अपने को इंपावर करें अगले 4 साल के बाद होने वाली चीजों के लिए। सबसे बिल्कुल। पहली परीक्षा 2029 के विधानसभा चुनाव में होगी, जिसमें हमको लग रहा है 3 साल का भी अब समय है। हम्म। 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेगी, अब मांगेगी ज्यादा सीट कि पिछली बार तो बराबर लड़ गए, अगली बार ज्यादा सीट मांगेगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम 20 सीट लड़ेंगे, बाकी 20 सीटों में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरे लोगों को हम टिकट देंगे। उससे ज्यादा भी मांग सकती है बीजेपी। उस समय के लिए अपने को तैयार करिए, उस समय के लिए अपने को तैयार करिए और उस समय के लिए भी आपके पास 3 साल का समय है। उसके लिए अभी अभी इस 3 साल में निशांत कुमार की ट्रेनिंग हो जाए, जिस मिनिस्ट्री में वो काम करें और जो मिनिस्ट्री जनता दल यू के लिए लिया जाए, उस काम से मैसेज एक बने। और एक सबसे बड़ी बात, बार बार जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं और हमको भी इस बात में लॉजिक लगा कि चरणबद्ध तरीके से आप जो पुराने नेता नीतीश कुमार के साथ हैं उनको रिटायर करिए, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजिए। बहुत सारे लोग हैं 70 साल 75 साल वाले, उनको आप धीरे धीरे रिटायर करिए। उसका फायदा क्या होगा कि एक तो निशांत कुमार की अपनी अथॉरिटी मजबूत होगी, दूसरे पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत होगी, जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि ये कर रहे हैं। नहीं तो बड़े लोगों की मौजूदगी, देखिए राहुल गांधी 20 साल से जूझ रहे हैं इस बात से, अब जाकर के वो कंफर्टेबल हुए हैं अपनी पार्टी में जब उन्होंने अपनी टीम बनाई है। नहीं तो 20 साल से नए और पुराने का झगड़ा चलता रहा। अखिलेश यादव को तो सीधे मुख्यमंत्री ही बना दिया मुलायम सिंह ने, अपने रहते तो उन्होंने सब डील कर लिया, सबको डील कर लिया। और उसके लिए कितनी मुश्किल हुई है हम सब लोग जानते हैं, कैसे उनको रेवती रमन सिंह को भी राज्यसभा भेजा उन्होंने, वो बेनी प्रसाद वर्मा को भी राज्यसभा भेजा उन्होंने, अमर सिंह को भी राज्यसभा भेजे, शिवपाल यादव को मनाया। ये तमाम जो पुराने, आजम खान को मनाया गया, तो ये तमाम जो पुराने सपा के लोग थे उनको हैंडल किया मुलायम सिंह ने और बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ तो हैंडल करने के लिए नीतीश कुमार भी नहीं है, अभी है। अगर अभी वो कर सकते हैं, उनके साथ संगठन में कुछ लोगों को भेज दीजिए बड़ा पद दे करके। और ऐसे लोग बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जिनके रहते इनकी अथॉरिटी नहीं बनेगी, ये अनकंफर्टेबल फील होंगे, उनको चरणबद्ध तरीके से रिटायर करिए और उसकी जगह नई टीम ले आइए। नई टीम जो वेरियस कास्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हो, जेडीयू का जो अपना अम्ब्रेला है कास्ट का, जिसमें कोयरी कुर्मी धानुक भी हो, अति पिछड़ा भी हो और कहीं मुसलमान भी हो, कहीं ना कहीं अगड़े भी हो, उसमें ये एक बनाइए, नए लोगों की टीम ले आकर के उनके साथ जोड़िए, ईमानदार लोगों की टीम जो निशांत के साथ चले आगे, और धीरे धीरे फेज वाइज तरीके से पुराने लोगों को हटाइए, उसको उनकी दूसरी जिम्मेदारी तय करिए, उनको संगठन में भेजिए और एक छाप छोड़िए सरकार में रह के। आगे अगले 3 साल के बाद की परीक्षा 29 की और 30 की परीक्षा के लिए तैयारी करिए। चलिए, तो देखिए 30 की तैयारी कीजिए, 29 की तैयारी कीजिए, और यदि नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि 6 महीने रहेंगे तो खतराक पैदा होगा, हटाए भी जा सकते हैं जबरिया तक। अभी तो सम्मान पूर्वक भेजे जा रहे हैं, इसलिए जेडीयू के सामने चुनौती है। बीजेपी झुकने वाली पार्टी नहीं है, इसका ख्याल रखना होगा जेडीयू को। और बिहार किन घटनाक्रम का गवाह बनेगा, यह तो हम बताते ही रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।